हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं सोनू सर वन डे एग्जाम गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में लेकर हम आए हैं हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला, जो कि सभी परीक्षाओं में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सच कहें तो हिंदी का सबसे मेन टॉपिक होता है वर्णमाला। इससे बहुत सारे प्रश्न कई सारी परीक्षाओं में, कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए हम सब शुरुआत करते हैं हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले हिंदी जो होता है शब्द, ये हिंदी के बारे में हम लोग कुछ बेसिक से इसके बारे में कुछ नॉलेज ले लेते हैं। तो दोस्तों हिंदी जो शब्द होता है, हिंदी जो शब्द होता है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है दोस्तों? तो फारसी भाषा से। किस भाषा से हुई है? फारसी भाषा से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और इसके सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता, यानी इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है दोस्तों? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इसके सर्वप्रथम प्रयोग करता है, यानी हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमीर खुसरो ने किया है, ठीक है। अमीर खुसरो ने किया है। और ये अमीर खुसरो निवासी कहाँ के हैं दोस्तों? कहाँ के निवासी हैं? एटा जिला के। कहाँ के निवासी हैं? एटा जिला। एटा जिला उत्तर प्रदेश, ठीक। तो दोस्तों आइए हम अब आगे थोड़ा सा हिंदी की उत्पत्ति, यानी हिंदी किसके बाद किससे मतलब निकल कर बना हुआ है, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको संस्कृत भाषा, क्या संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा का उद्गम हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो है पाली भाषा का उद्गम हुआ। किस भाषा का? पाली भाषा। और ये संस्कृत जो भाषा है वह किससे संबंधित है? सनातन धर्म से। सनातन, ये सनातन धर्म से संबंधित है। और जो ये पाली भाषा है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और उसके बाद नेक्स्ट है प्राकृत भाषा। कौन सा? प्राकृत भाषा। और उसके बाद है अपभ्रंश। ठीक। और इसी का विकृत रूप है क्या? अवहट्ठ, ठीक। तो दोस्तों कहीं कहीं पर अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति बताया गया है और कहीं कहीं पर हिंदी की उत्पत्ति अवहट्ठ से बताया जाता है। तो जैसा विकल्प में दिया रहेगा, यदि विकल्प में अपभ्रंश दिया रहेगा तो अपभ्रंश लगाइएगा, और अवहट्ठ दिया रहेगा तो अवहट्ठ लगाइएगा। और हाँ, अब प्राकृतिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जैन से। प्राकृत शब्द जैन भाषा से, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। अब आपको बता दें कि हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। कौन है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक हैं चंद बरदाई। कौन है दोस्तों? चंद बरदाई।
हिंदी भाषा की लिपि, दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो आपको बता दें कि हिंदी भाषा की लिपि क्या होगी। हिंदी भाषा की लिपि होगी देवनागरी। क्या होगी? देवनागरी। ठीक, जो कि ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न है। किस लिपि से उत्पन्न है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न है देवनागरी लिपि। ठीक, तो दोस्तों भाषा की, अब जानते हैं हम लोग कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। ठीक, और इस ध्वनि का लिखित रूप है जो है वर्ण होता है। ध्वनि का ही लिखित रूप क्या होता है? वर्ण होता है। दोस्तों ध्वनि का ही लिखित रूप होता है क्या? वर्ण होता है। वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप होता है वर्ण। ठीक, यानी जब पूछा जाएगा आपसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि होती है। और जब ऑप्शन में ध्वनि दिया रहेगा तो आप ध्वनि लगाइएगा, और यदि वर्ण दिया रहेगा तो वर्ण लगाइएगा। और हाँ दोस्तों, ये जो लिपि होता है, लिपि कहते किसको हैं? लिपि किसे कहते हैं? तो लिखने का तरीका। लिपि का अर्थ है लिखने का तरीका। यानी हिंदी को जिस तरीके से लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि। अब हम लोग आगे समझते हैं वर्णमाला। वर्णमाला दोस्तों यह हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वर्णमाला। इससे ढेर सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हिंदी में सबसे अधिक प्रश्न कहीं से आते हैं, तो इसी चैप्टर से आते हैं। इसी वर्णमाला चैप्टर से आपको हिंदी में प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरुआत करते हैं वर्णमाला की। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला यानी वर्णों की माला। वर्णमाला यानी वर्णों की माला। वर्ण मीन्स क्या आता है? अक्षर। वर्ण मीन्स क्या आता है दोस्तों? अक्षर। अक्षर जैसे अ से अह तक, अ से अह तक, और क से ज्ञ तक, ये क्या है? वर्ण होते हैं। और वर्ण इन्हीं सब वर्णों का एक समूह होता है जिसे वर्णमाला कहते हैं। यानी इन्हीं सब वर्णों को एक स्थान पर जब हम एक साथ मिलाकर लिखते हैं तो ये क्या होता है? इनका एक समूह बन जाता है जो कि वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग अब आगे समझते हैं। तो दोस्तों हम लोग ध्वनि, जिसे कि वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, तो बता दें कि हिंदी में सभी वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? 52। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? 52। अब हम लोग वर्णमाला को, यानी इन 52 अक्षरों को हम लोग विभाजित कर देखते हैं कि स्वर में कितने अक्षर आते हैं और व्यंजन में कितने अक्षर आते हैं। तो आइए हम लोग इसको विभाजित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हिंदी वर्णमाला के दो प्रकार हैं। एक होता है स्वर, और दूसरा है व्यंजन।
तो दोस्तों हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या है 11 और कुल व्यंजनों की संख्या होती है 41। कुल व्यंजनों की संख्या होती है 41, 41, यानी कुल व्यंजनों की संख्या 41 और कुल स्वरों की संख्या 11। तो दोस्तों यदि हम स्वर को विभाजित करेंगे तो इसे लघु स्वर, लघु या ह्रस्व या मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा कहेंगे तो दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहेंगे। यानी स्वर के कितने भाग हो गए दोस्तों? 2 भाग। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर। और दूसरा क्या हो गया? दीर्घ, गुरु या द्विमात्रिक के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों लघु स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4। लघु स्वरों की संख्या कितनी है? 4। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। तो यही 4 और 7 मिलाकर कितने हो गए? 11 स्वर। ठीक है। अब आइए हम लोग व्यंजन का भी देख लेते हैं। इसी प्रकार व्यंजन का वर्गीकरण भी कर लेते हैं। तो दोस्तों व्यंजन का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। स्पर्शी व्यंजन, जिसके अंतर्गत क से पावर आता है, यानी क से लेकर म तक के सभी अक्षर क्या हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 27। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 27, जिसमें ये ढ और ढ जो कि उत्क्षिप्त व्यंजन, क्या? उत्क्षिप्त या द्विगुण के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि ये प्लस जो ढ ढ है ये उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसके बाद है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है य, र, ल और व। दोस्तों अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल, व आता है। उसके बाद दोस्तों आता है उस व्यंजन। उस व्यंजन के अंतर्गत आता है स, फिर छोटा सा और फिर ह, क्या? ह। और उसके बाद दोस्तों आता है, तो दोस्तों इस प्रकार उस व्यंजन की संख्या हो गई 4। उस व्यंजन की संख्या हो गई दोस्तों 4। अंतस्थ की भी संख्या हो गई 4, यानी ये उसमें की संख्या भी 4 हो गई और अंतस्थ की भी संख्या 4 हो गई दोस्तों। इसके बाद आगत व्यंजन आता है। आगत व्यंजन की संख्या कितनी है? 2। वो कौन कौन सा है? ज के नीचे ये जो बिंदी लगा जाता है तो इसे आगत स्वर कहते हैं, जो कि यह अपने यहाँ का नहीं है, यह आया हुआ किसी अन्य भाषा से आया हुआ शब्द है, जिसे आगत स्वर के नाम से जाना जाता है। तो ये ज है और एक और है फ, यानी ज और फ के नीचे जब बिंदी लगा देंगे तो ये दोनों क्या हो गए? आगत स्वर हो गए। और उसके बाद है दोस्तों संयुक्त व्यंजन, जिनकी संख्या होती है 4। इसे मिश्र व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन सा है दोस्तों? देख लीजिए, छ, त्र, ज्ञ, ठीक। और एक और है, ऊपर लिख देते हैं, देख लीजिए इसको, पहले इसका देख लीजिए कि ये किससे किससे मिलकर बना है। तो क प्लस स, क आधा क प्लस षटकोण स से मिलकर बना हुआ है 6। फिर आधा त प्लस र से मिलकर बना हुआ है त्र। फिर आधा ज प्लस य से मिलकर बना हुआ है
फ। और दोस्तों अब इसमें एक बचता है, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसको बचता है स्र। क्या बचता है? स्र, जो कि आधा स, यानी आधे स और र को मिलाकर बनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो भी बताए हैं हम, और ये स्वर और ये व्यंजन का जो भी ये हम बताए हैं डिटेल, ठीक है, इन सभी डिटेल से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम आगे हम लोग स्वर को विस्तृत में समझते हैं। स्वर कितने हुए दोस्तों? इनकी संख्या कितनी है? 11। हिंदी में स्वरों की संख्या 11। इसमें लघु स्वरों की संख्या, लघु स्वर की संख्या कितनी है दोस्तों? 4। लघु स्वर की संख्या होगी 4। और ये कौन कौन से हैं? लघु स्वर कौन कौन से हैं दोस्तों? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। क्या? री, यानी अ, ई, उ और री, ये 4 लघु स्वर हैं। इसके बाद आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिसे गुरु स्वर या द्विमात्रिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 7। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 7। और ये कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। यानी दोस्तों लघु स्वर की संख्या 4 है, अ, ई, उ, री, और दीर्घ स्वर की संख्या है 7, आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम लोग समझते हैं अनुस्वार। क्या? अनुस्वार। तो दोस्तों अनुस्वार की संख्या होती है कितनी? 2। अनुस्वार की संख्या कितनी है दोस्तों? 2। और कौन कौन सी है? अंग और अह, यानी अंग और अह, ये दोनों क्या है दोस्तों? अनुस्वार हैं। अंग और अह ये दोनों अनुस्वार हैं। अयोगवा, सॉरी, अनुस्वार नहीं, अयोगवा। अयोगवा है, यानी ये दोनों हैं अयोगवा। क्या? ये दोनों अयोगवा हैं, अंग और अह। अब इसमें अंग को बोलते हैं, ये अंग को दोस्तों बोलेंगे अनुस्वार। क्या बोलेंगे दोस्तों? अनुस्वार। और अह को बोलेंगे विसर्ग। अह को बोलेंगे विसर्ग, ठीक है। यानी हिंदी में अयोगवाह की संख्या कितनी है दोस्तों? 2। अंग और अह, जिसमें अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। और हाँ दोस्तों, यदि प्रश्न में मुख्य स्वर पूछा जाए, यानी प्रश्न में मुख्य स्वर पूछा जाए, तो इसकी संख्या कितनी है दोस्तों? 10। मुख्य स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 10। मुख्य स्वरों की संख्या होती है 10। इसमें री नहीं होता, इसमें री शामिल नहीं होता, ठीक। यानी जो 11 स्वर हैं उसमें से री को छोड़ देंगे, ठीक है। तो यानी यदि मुख्य स्वर की संख्या पूछी जाएगी तो 10, सामान्य रूप से स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो 11 होगी, ठीक है। और लिखित या प्रयोग या परंपरागत स्वर, लिखित या प्रायोगिक या परंपरागत स्वर, लिखित या प्रायोगिक या परंपरागत स्वर की संख्या पूछी जाएगी दोस्तों, तो ये हो गया 13। कितना होगा दोस्तों? 13। इसमें अंग और अह को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। तो यानी सामान्य रूप से स्वरों की संख्या 11, मुख्य स्वर 10, और लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 13।
यदि दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछा जाता है मूल स्वर कितने हैं, यानी मूल स्वर या एकल स्वर, मूल स्वर या एकल स्वर कितने होंगे दोस्तों? 3। मूल स्वर या एकल स्वर कितने होंगे दोस्तों? 3। कौन कौन से होंगे? अ, ई और छोटा ऊ, यानी ये 3 मूल स्वर हो गए। यदि आपसे पूछा जाए कि दीर्घ स्वर या मूल दीर्घ स्वर, या आपसे दीर्घ स्वर या मूल दीर्घ स्वर पूछा जाए तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। कौन कौन से? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, यानी मूल स्वर पूछा जाएगा या एकल स्वर पूछा जाएगा या इसी को स्वतंत्र स्वर के नाम से भी जाना जाता है, यानी स्वतंत्र स्वर पूछा जाएगा तो इनकी संख्या कितनी है? 3। अ, ई, उ। और मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है दोस्तों? 3। आ, ई और बड़ा ऊ। और दोस्तों यदि आपसे परीक्षा में अर्ध स्वरों की संख्या पूछी जाती है, यानी परीक्षा में अर्ध स्वर, परीक्षा में अर्ध स्वर की संख्या पूछी जाती है तो यह कितनी होगी दोस्तों? 2। अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होगी? 2। कौन कौन से हैं? य और व। य और व ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों? अर्ध स्वर होते हैं, यानी अर्ध स्वरों की संख्या 2, मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3, मूल स्वरों की संख्या या एकल स्वर की संख्या 3। मुख्य स्वर पूछा जाएगा तो 2, सामान्य रूप से स्वर पूछा जाएगा तो इसकी संख्या होगी 11। ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों अनुनासिक क्या होता है। एक होता है अनुनासिक, क्या होगा? अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक। ठीक। जिसके क्या और इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक है। ठीक है, तो को अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि जो स्वर होता है ये स्वतंत्र होता है, यानी ये स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, यानी इसके उच्चारण के लिए अन्य स्वरों की, अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप में स्वतंत्र होता है। और यदि हम व्याकरण को देखें तो, व्यंजन को देखें तो, व्यंजन को बोलें तो इसकी संख्या होती है, व्यंजन की संख्या होती है 41। कितनी होती है? 41। और ये दोस्तों व्यंजन जो होता है ये स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि ये स्वर की सहायता से बोला जाता है, यानी व्यंजन स्वर की सहायता से बोली जाती है। किसकी सहायता से दोस्तों? स्वर के सहायता से, यानी व्यंजन आप स्वर की सहायता से प्रयोग करते हैं, यानी व्यंजन के लिए स्वर की सहायता होती है। और स्वर के लिए स्वर जो है अपने आप में स्वतंत्र होता है, इसके लिए किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि व्यंजनों के लिए दूसरे स्वरों की भी सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क्या है, यदि आप क बोलेंगे, यदि आप बोलते हैं क, तो क क्या है? ये व्यंजन है और इसमें 2 वर्ड यानी 2 अक्षर मिलकर बना हुआ है। कैसे? ये क है जो है आधा होता है, और जब इसमें अ मिलाया जाता है तब ये स्वतंत्र रूप से, तब ये पूर्ण रूप से क बनता है। क्या बनता है? क बनता है, यानी क जो है अन्य स्वरों की सहायता से बनता है, जबकि स्वर जो है उसके लिए किसी की सहायता नहीं चाहिए, वह अपने आप में स्वतंत्र होता है। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं व्यंजन, कि जब आपसे पूछा जाएगा कि मुख्य व्यंजनों की संख्या कितनी है, यानी हिंदी में मुख्य व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, जब ये सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा 33, यानी मुख्य व्यंजनों की संख्या है 33। कैसे? 25, यानी 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए,
क्या हो गया दोस्तों, स्पर्श व्यंजन प्लस चार, चार क्या हो गए, अंतस्थ हो गया, अंतस्थ हो गया, और चार जो है ऊष्म व्यंजन, क्या, चार जो है ऊष्म व्यंजन, यानी आपको स्पर्श व्यंजन जो क से लेकर म तक होता है, और अंतस्थ व्यंजन य र ल व होता है, और ऊष्म व्यंजन स और ह, ये सभी मिलाकर आपके मुख्य रूप से 33 व्यंजन हो गए। ठीक है, तो यदि आपसे मुख्य व्यंजनों की संख्या पूछी जाएगी तो 33 होगा। ठीक है, और यदि आपको उच्छिष्ट व्यंजन यानी उच्छिष्ट व्यंजन को आपको स्पर्श व्यंजन में शामिल नहीं किया जाएगा। जब मुख्य व्यंजन की गणना किया जाएगा तो उच्छिष्ट व्यंजन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 प्लस 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन, यही सब मिलाकर 33 मुख्य व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब हम इसका दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों, 4। कौन कौन से है, च, छ, ज और झ। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 4, च, छ, ज, झ। और यदि आपसे पूछ लिया जाता है संघर्षी व्यंजन, क्या, संघर्षी व्यंजन, संघर्षी या ऊष्म संघर्षी, यदि आपसे संघर्षी या ऊष्म संघर्षी व्यंजन पूछा जाता है तो इसकी संख्या भी होगी 4। कौन कौन से होगा दोस्तों, बड़ा सा, षटकोण सा, छोटा सा और ह। दोस्तों यदि आपसे स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या पूछी जाएगी कितना होगा, 4। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या होगी 4, च, छ, ज, झ। और यदि आपसे केवल संघर्षी या ऊष्म संघर्षी व्यंजन पूछा जाए तो इसकी संख्या भी होगी 4, स और ह। अब दोस्तों अब हम आगे लोग देखते हैं वर्ग, और आगे देखते हैं वर्ग। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, 5। वर्गों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 5। कौन कौन से 5 होगा दोस्तों, क से अंग तक, क से अंग तक, च से इ तक, ट से अड़ तक, त से न तक, और प से म तक। यानी दोस्तों ये 5 क्या है, आपको नीचे देख लीजिए, यानी क से अंग तक, च से इ तक, ट से अड़ तक, त से न तक और प से म तक, ये 5 आपके वर्ग हैं। क्या हैं, ये आपके 5 वर्ग हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी में वर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों, 5। हिंदी में वर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों, 5। कौन कौन से, क से अंग, च से इ, ट से अड़, त से न और प से म। यानी क से लेकर म तक के सभी अक्षर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि इसमें प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है उसे हम लोग नासिक के व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्या, नासिक के व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है यानी अंग, इ, अड़, न, म, इन सब को हम लोग नासिक के व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। यानी ये सब व्यंजन नाक की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें हम नासिक के व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा होगा।
यानी आपको दे दिया जाता है विकल्प कि नासिक व्यंजन कौन सा है। यदि आपको विकल्प में दे दिया जाता है च, ट, त और इय, तो आप क्या बोलेंगे? आपका उत्तर हो जाएगा इय। यानी च, ट, त और इय आपके विकल्प में दे देता है, तो आपका नासिक व्यंजन क्या हो जाएगा? इय। समझ में आया? और दोस्तों आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कौन सा व्यंजन किस उच्चारण स्थान बोला जाता है, किसकी सहायता से बोला जाता है। यानी कौन सा व्यंजन आपको कंठ की सहायता से बोला जाएगा, कौन सा व्यंजन तालु की सहायता से, कौन सा व्यंजन मूर्धा की सहायता से, कौन सा व्यंजन दंत और कौन सा व्यंजन ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। ऐसे भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में बनते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि इनको याद करने के लिए ट्रिक क्या है। इनको हमेशा के लिए याद करने के लिए ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। ट्रिक है कतम दो। क्या? कतम दो। क, त, म, द, ओ। कतम दो, कतम दो। क्या ट्रिक है दोस्तों? कतम दो। क से क्या हो जाएगा दोस्तों? क से कंठ। क से कंठ क्या होगा? क से कंठ। त से तालु। त से तालु। म से मूर्धा। म से मूर्धा। द से दंत। द से दंत। ओ से ओष्ठ। यानी दोस्तों यदि आपको क से लेके अंग तक के बीच में कोई भी वर्ड या कोई भी अक्षर आपको दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप बोलेंगे कंठ। च से इया तक यदि कोई अक्षर दिया जाता है तो उसका अच्छा उच्चारण छाप पूछा जाएगा, तो क्या बोलेंगे? तालु। ट से ड़ तक यदि कोई अक्षर दिया जाता है और उसका उच्चारण स्थान पूछा जाता है तो क्या होगा? मूर्धा। यदि त से न तक कोई अक्षर दिया जाता है और उसका उच्चारण स्थान पूछा जाता है तो क्या होगा? दंत। और यदि प से म तक कोई अक्षर दिया जाता है और उसका उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? ओष्ठ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह ट्रिक याद हो गया होगा, और इसको आप यदि याद रखेंगे तो कौन सा अक्षर किसका उच्चारण स्थान कहाँ होगा यह आपको आसानी से याद रहेगा। दोस्तों यदि आप कतम दो को याद रखेंगे तो आपको पता ही है कि पहला लाइन जो है क से अंगत होता है, तो पहला लाइन में क्या है? क, तो क से कंठ। दूसरा लाइन में होता है च से इय तक। दूसरा लाइन शुरुआत होती है च से, और ट्रिक में क्या है दूसरा में? त, तो से क्या हो जाएगा? तालु। तीसरी लाइन की शुरुआत होती है ट से, तो ट्रिक में क्या है तीसरा? म से मूर्धा। चौथी लाइन शुरुआत होती है द से दंत। और पांचवी लाइन की शुरुआत होती है प से, और ट्रिक में क्या है पांचवा अक्षर? ओ। यानी आपको कतम दो, कतम दो, कतम दो, कतम दो, यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। क वर्ग कंठ, क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत, प वर्ग ओष्ठ। क्या? फिर से सुन लीजिए। क वर्ग कंठ, त वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत और प वर्ग पूछा जाए तो ओष्ठ होगा। ठीक है। और इसी में जो ट वर्ग है इसमें जो है ढ़, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। ये जो ढ़ और ढ़ ये दोनों भी ट वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। यानी आपको वर्ग के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जितना मैंने पढ़ाया हुआ है, आज मैं जो कुछ भी पढ़ाया हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। एक लाइक तो बनता है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे भी इसी तरह और भी ट्रिकी वीडियो आपके लिए देते रहें। और इसका जो है
इसके आगे जो कुछ भी होगा हम अगले पार्ट में बताएंगे। इस अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे वर्गीकरण, यानी वर्णमाला में यानी व्यंजन का वर्गीकरण कि कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा घोष है, कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है। ठीक है। और स्वरों का भी पढ़ाएंगे कि हम लोग कौन सा अग्र स्वर है, कौन सा मध्य स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है, यानी इन सब के बारे में परीक्षाओं में भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आप लोग को ये सब तैयार हो जाता है तो हिंदी वर्णमाला से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत ही सरल तरीके से आपको सब कुछ समझाए हैं। और दोस्तों आपको जो कुछ भी नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा, हम फिर उसका अगले वीडियो में आपको बता देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, अपना ख्याल रखें। और हाँ, जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।